हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न, जो कि जैसे सीजीएल पेपर 3 में जो पूछा गया था 21 सितंबर का, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, कंप्यूटर स्टार्ट 21 से था। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस शब्द का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो वायरस शब्द का अर्थ होता है वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो पकड़ा रहा था ऑप्शन में। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था। अगर जैसे ने देखा जाए, जिस बच्चे ने भी वायरस को पढ़ रखा था वो तो मार ही देते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वाइटल फर्स्ट में एक ही था, तो यही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगर कंप्यूटर में हम बात करें वायरस का, तो कंप्यूटर में वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर में वायरस जो है खुद खुद को दूसरे प्रोग्रामों से जोड़ सकता है, खुद को दोहरा सकता है और दूसरे डिवाइस तक फैल सकता है, ऐसा ये वायरस है। और ये क्या करता है वायरस, कंप्यूटर वायरस डेटा को दूषित करता है, नष्ट कर सकता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर वायरस को कंप्यूटर वैज्ञानिक फ्रेड कोहेन ने गढ़ा था। यानी कंप्यूटर वायरस का शब्द किसने बनाया था, तो किस वैज्ञानिक ने, तो फ्रेड कोहेन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कंप्यूटर वायरस यही है, एक तरह से ये दूषित करता है, कंप्यूटर को फैलता है, एक अपने आप को कॉपी करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा। तो आप याद रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में ट्रांसमिशन शामिल है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स। इसका सिंप्लेक्स होगा। थोड़ा सा अगर इसका हम डिटेल यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो क्या होगा, जो कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कनेक्शन होता है, यानी संचार, एक दूसरे का ट्रांसमिशन होता है, इंटरकनेक्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो क्या है, तो आप मान सकते हैं कि जो सिंप्लेक्स है, क्योंकि ये तो सिंपल कीबोर्ड जो है एक कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, और कंप्यूटर है, तो दोनों में एक दूसरे का कनेक्शन होता है। तो यहाँ बोल रहा है, इसका अर्थ क्या होगा कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन एक तरह का ट्रांसमिशन मोड है जिसमें डेटा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यानी कंप्यूटर से कीबोर्ड की ओर डेटा जाता है, लेकिन कीबोर्ड से कंप्यूटर की ओर नहीं, इसलिए बोलेंगे कि ये सब सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन है। तो यहाँ पे आप समझ में क्या आ रहा है कि कीबोर्ड से जो है वो कंप्यूटर की ओर डाटा जाती है, ना कि कंप्यूटर से कीबोर्ड की ओर, इसलिए इसका हो जाएगा सिंप्लेक्स है। तो यहाँ पे साफ साफ इसका पता चल रहा था। ये क्वेश्चन जो व्यक्ति ने पढ़ रखा होगा अच्छे से थ्योरी, वो मार सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 22 नंबर क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन भाषा है। ये भी कंप्यूटर का 21 सितंबर में पूछा गया था, जैसे सीजीएल में। तो कौन सी भाषा जो है से टॉप डाउन भाषा, ये डायरेक्ट उठा के पूछा गया है बुक से कि कौन सी टॉप डाउन भाषा है। तो कौन सी टॉप डाउन भाषा, यहाँ पे जो सटीक आंसर है, अगर आपको आइडिया है तो आप दे सकते हैं। इसका जो आंसर है वो सटीक तो नहीं इसमें दिया गया हमें, मेरे अनुसार यहाँ पे जो सटीक है वो फोर्ट्रॉन और सी दोनों होना चाहिए था। लेकिन देखिए, इसका कोई लोग फोर्ट्रॉन बताएंगे, कोई लोग सी बताएंगे। तो टॉप डाउन भाषा कौन सी हो सकती है, यहाँ पे हम बता देते हैं। जो जावा है वो इंटरनेट के ऊपर प्रयोग किए जाने वाला भाषा है। जो फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, गणित, गणना के लिए किया जाता है। कोबोल भाषा यहाँ बिजनेस ओरिएंटेड भाषा है। तो यहाँ पे ये वो सब नहीं पूछा था, यहाँ ये भाषा चैप्टर से आया है, लेकिन यहाँ पूछा था कि कौन सी भाषा टॉप डाउन भाषा है। तो कौन सी भाषा टॉप डाउन होगी, तो फोर्ट्रॉन हो सकती है मे बी। अगर आपको लग रहा है कुछ और तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24। वेबसाइट या वेब सामग्री देखने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट क्या भेजता है। तो क्लाइंट कौन सा है, जो यूजर्स है, जो हम लोग हैं, जो हम लोग यूज करेंगे, क्लाइंट वही बोल रहा है कि हम किसी वेबसाइट विजिट किए हैं या वेब सामग्री देख रहे हैं, तो उसमें वेब सर्वर का हम तो उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग करते समय क्लाइंट क्या भेजता है, तो अनुरोध भेजेगा ना, रिक्वेस्ट भेजेगा। क्यों भेजेगा, कैसा होगा, इसका हम थोड़ा सा डिटेल आप लोग को बताते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अनुरोध, ये सिंपल है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति वेबसाइट या सामग्री देखने के लिए वेब सर्वर का इस्तेमाल करता है तो वह ब्राउज़र के जरिए HTTP के जरिए फाइल का अनुरोध करता है। वेब सर्वर इस अनुरोध को संसाधित करता है और फिर उसका जवाब देता है। तो अगर अनुरोधित फाइल मौजूद है तो वेब सर्वर उसे ब्राउज़र को भेज देता है। एक तरह से ये कनेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्लाइंट के द्वारा क्या भेजा जाता है वो पूछा था, तो अनुरोध भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में था, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट का नाम उसके IP पते से सही ढंग से जोड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं था, जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ रखा वो आंसर देगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, इसका हो जाएगा DNS। यहाँ पे लिखा हुआ है DNS। DNS मीन्स होता है डोमेन नंबर सिस्टम। डोमेन नंबर सिस्टम मीन्स बोल रहा है कि कौन सा वेबसाइट के नाम को उसके IP पते से सही ढंग से जोड़ता है। तो DNS जोड़ता है। क्यों? जैसे में हम लोग पढ़ते हैं किसी भी व्यक्ति का जो वेबसाइट का नेम होता है, जैसे में www 3W रहता है, उसके बाद डॉट समथिंग कुछ भी, फिर उसके आगे भी डॉट रहता है, फिर @ फिर यहाँ पे .com। तो कॉम मतलब ये कॉमर्शियल हो गया। लिखा रहेगा edu फिर .us, मतलब ये पता चल रहा है इससे कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि USA का है। तो ये जो लास्ट का @ का बाद का जो नेम है उसको डोमेन नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो वही यहाँ पे DNS होगा, क्योंकि IP मीन्स क्या होता है, IP मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये पूछा है कि कौन सा ऐसा वेबसाइट का नाम को उसके IP पते से सही ढंग से जोड़ता है, तो DNS जोड़ता है। यहाँ पे आंसर A सटीक होगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 26 नंबर। 26 नंबर में क्वेश्चन था, आपको कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की सुविधा किससे मिलती है। तो हमको अगर कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने हैं और उसका हमको सुविधा मिल रहा है तो हमें कहाँ से मिलेगी, तो बेमेल इंटरफेस से। बेमेल इंटरफेस से हमें क्या मिलेगा, तो ईमेल एक्सेस करने की सुविधा मिलती है। तो ये क्या होता है ये भी हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेमेल इंटरफेस है। बेमेल इंटरफेस में क्या होता है कि बेमेल इंटरफेस की मदद से आप कहीं भी अपने ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, यही होता है बेमेल इंटरफेस। तो यहाँ पूछा था कि ईमेल एक्सेस करने की सुविधा किससे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा पदानुक्रम का सबसे छोटा से सबसे बड़ा, है ना, सबसे छोटे से सबसे बड़े सही क्रम है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अरेंजमेंट असेंडिंग डिसेंडिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ऑप्शन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा, सबसे छोटे से सबसे बड़ा की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा जो होता है वो बीट होता है। अब देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा बीट दिया हुआ था, तो बीट, क्योंकि हमें पता है कि 8 बीट से मिलके कितने बनता है, तो 8 बीट से मिलके बनता है 1 बाइट। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, 1 बाइट बनता। तो इस तरह से यहाँ बोल रहा है कि सब बीट होगा, क्योंकि 8 बीट से 1 बाइट बनता है। तो फिर यहाँ पे तो बाइट तो बड़ा हो गया बीट से, तो बीट पहले होगा। तो बीट इसमें दिया हुआ था और इसमें दिया हुआ था, ये बाइट है तो ये तो ऑप्शन कट गया। ये भी बाइट है, ये भी ऑप्शन कट गया। लेकिन देखिए यहाँ पे बीट दिया हुआ है, इसमें बीट दिया हुआ है, यहाँ बाइट है, यहाँ बाइट है। आप ही देखिए फ़ोन में यूज करते होंगे तो केबी से बड़ा है एमबी से बड़ा है जीबी से है टीबी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ एमबी दे दिया, जबकि किलोबाइट जो है केबी है बाद में दिया है। तो ये तो गलत दे दिया ना, क्योंकि केबी होगा फिर बड़ा, क्योंकि बोला था सबसे छोटा से सबसे बड़ा। तो छोटा का अगर हम क्रम करेंगे तो कैसे क्रम क्या हो सकता है, तो क्रम होगा बीट बाइट। यहाँ पे आप बीट को ऐसे डिनोट करते हैं, बीट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी, BI से बाइनरी, T से डिजिट, बाइनरी डिजिट। ये भी आपने अपने क्वेश्चन है पूछता है। तो फिर बाइट है, बाइट को लिखते हैं बाइट समथिंग इस टाइप से। नेक्स्ट किलोबाइट को केबी लोग बोलते हैं शॉर्ट में। केबी से बड़ा है एमबी होगा, इसके बाद क्या होगा, तो एमबी के बाद होगा जीबी के बाद होगा टीबी। तो इस तरह से ये दिया हुआ था। तो अब देखिए बड़ा से केबी, फिर उसके बाद एमबी के बाद जीबी के टीबी। तो ये ऑप्शन ईजी था, मतलब ये क्वेश्चन हार्ड लेवल का नहीं था। जो बंदा अच्छे से पढ़ रखा है वो सही कर देगा। तो बीट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट
और पेटाबाइट, यही आंसर इसका होगा 27 का। नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ, एक इसमें और इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं कि 4 निबल जब जब हमारे पास 4 बिट होता है, 4 बिट होता है तो एक निबल कहलाता है। एक निबल कहलाएगा। ये निबल, ये कंप्यूटर का निबल शब्द है। यानी कि जब हमारे पास 8 बिट हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा तो 8 बिट मिलके बनता है 2 निबल, और 2 निबल मिलके क्या बनेगा, तो 2 निबल मिलके बनेगा 1 बाइट। क्योंकि 2 निबल हो गया तो 2 निबल किसके इक्वल टू है, तो आप बताइएगा कि 8 बिट के इक्वल है, और 8 बिट जब हो जाता है तो वो हो जाता है 1 बाइट। ये तो सिंपल है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पावर लॉस होने के बाद डेटा स्टोरेज या रिटेंशन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को अच्छे समझिए। क्वेश्चन क्या पूछा था कि 28 नंबर में क्वेश्चन कंप्यूटर का है कि पावर लॉस होने का मतलब कि आप कंप्यूटर चालू है, उसमें आप काम कर रहे तो उसका आपका स्टोरेज है, लाइट कटा गया, आप कंप्यूटर को ऑफ कर दिए, और उसके बाद बोल रहा है कि डाटा स्टोरेज, यानी कि उस लाइट कर दिए, अब उसमें डाटा जो था वो खत्म नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, उसमें जब लाइट आया, जब ऑन किए तो उसमें डाटा बना रहा। वही बोल रहा है रिटेंशन, मतलब उसमें था, उसमें उड़ा नहीं था। तो ये बोल रहा है कि पावर लॉस होने या कंप्यूटर बंद होने के बाद डाटा स्टोरेज या रिटेंशन को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाएगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। इसका आंसर ये होगा। लोग बहुत कंफ्यूज किए होंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, सिक्वेंशियल नहीं होगा और डायरेक्ट स्टोरेज नहीं होगा और वोलेटाइल भी नहीं होगा। क्यों होगा नॉन वोलेटाइल, इसको हम थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या होता है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि डाटा स्टोरेज और रिटेंशन आफ्टर पावर लॉस होने, बिजली कट जाने के बाद जो डाटा बना रहता है, रिटेंशन रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। और नॉन वोलेटाइल जो होता है वो अस्थाई होता है, और इसका नॉन वोलेटाइल का एग्जाम्पल है रोम, रेंडम रीड ओनली मेमोरी, ये है। और इसका एग्जांपल है रैम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप ये भी याद रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आप इसमें ये भी याद रखिए कि जो वोलेटाइल जो है सो वो क्या टेम्प्रोरी है, तो बोलेंगे टेम्प्रोरी है। और ये जो है सो परमानेंट है। ये परमानेंट है, परमानेंट को बोलते हैं। ये अस्थाई है और ये अस्थाई है। ये अस्थाई है, ये अस्थाई है। इस प्रकार से नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। अभी कभी कंप्यूटर के सब्जेक्ट में पढ़ाना होगा तो उसमें डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। ये हार्ड नहीं है, ये स्टोरेज चैप्टर से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। देखिए यहाँ कितना अच्छा दिया है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग और डेटाबेस प्रोग्राम। किसके उदाहरण है, यानी कि स्प्रेडशीट क्या है, क्या एक ऑपरेशन मैनेजर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से ये सारे सिमिलर है, इसलिए सारे लिख दिया और पूछ रहा है ये किसके उदाहरण है, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन ही है। एप्लीकेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ऐप बोलते हैं। इसमें सब हम एक्टिविटी करेंगे। ये तो सॉफ्टवेयर है, एक तो सॉफ्टवेयर है क्योंकि हार्डवेयर तो नहीं है, इसमें सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, इसमें अनुदेश डाले हुए, इंस्ट्रक्शन डाले हुए हैं जो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट में डाटा से रिलेटेड वर्क होती है, फोटो एडिटिंग में सारे फोटो की एडिटिंग होती है। डेटाबेस है, डाटाबेस, यहाँ डेटाबेस प्रोग्राम लिखा है यानी कि डीएनएमएस लिखा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ वर्ड प्रोसेसिंग है, इसमें शब्दों से रिलेटेड काम होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे रैम कहाँ स्थित होती है। सिंपल क्वेश्चन है, रैम कहाँ होती है, तो रैम जो होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, और रैम होता है मदरबोर्ड पर। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो इसका आंसर रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक हार्डवेयर यंत्र है, हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के सीपीयू के आंतरिक मेमोरी के रूप में काम करता है। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। हम बता रहे थे कि रैम कंप्यूटर की अस्थायी है, मीन्स ये कैसा है, तो जब अस्थायी बोलेगा तो ये आप समझना आपको कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल रोम का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से ये बोल रहा है कि रैम में मौजूद जो डेटा है वो जल्द से एक्सेस किया जा सकता है। कंप्यूटर के प्रदर्शन पर रैम का आकार या भंडारण क्षमता का अक्सर होता है। तो सिंपल आप समझिए कि कंप्यूटर में जो रैम है वो मदरबोर्ड पर स्थित होता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है मदरबोर्ड, जो कि कंप्यूटर के सबसे बड़े बोर्ड के रूप में कंप्यूटर चेसिस
में लगा रहता है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो सिंपल है। और मदरबोर्ड में बहुत सारे रहते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा भाग रहता है वो रैम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कंप्यूटर, इस क्वेश्चन को समझिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई कंप्यूटर अन्य किसी सिस्टम को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी सिंपल है कि यदि कोई कंप्यूटर है किसी अन्य सिस्टम को डेटाबेस, यहाँ पे देखिए डेटाबेस वर्ड यूज किया गया है। यहाँ नहीं ना बोल रहा है कि यदि कोई कंप्यूटर किसी अन्य सिस्टम को सेवाएं प्रदान करता है, यहाँ बोला है कि कैसा सेवाएं, तो डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे क्या कहा जाएगा। तो इसे क्या वेब सर्वर कहा जाता जब डेटाबेस यूज नहीं रहता। यहाँ डेटाबेस सेवाएं, खाली सेवाएं रहता तो वेब सर्वर होता, लेकिन यहाँ डेटाबेस लिखा है इसलिए डेटाबेस सर्वर होगा। 31 नंबर का आंसर सी होगा करेक्ट। इसका आंसर ये होगा। तो क्वेश्चन पकड़ा जा सकता था इसके लैंग्वेज से। कंप्यूटर का क्वेश्चन हार्ड नहीं था, मीडियम लेवल का था, मॉडरेट था, इजी भी नहीं था। तो यदि कोई कंप्यूटर किसी सिस्टम को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो डेटाबेस सर्वर कहा जाता है। आप याद रखिए, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एक क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल क्या होता है, तो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, यानी पता होता है। जैसे हम लोग को जाना है पीएम किसान में, तो हम लोग कहेंगे www.pmkisan.com, तो वो जो है, या फिर .gov.in जाएंगे, तो जो हम ये बता रहे हैं ये क्या है, तो यही उसी को बोलेंगे यूआरएल है। क्यों? क्योंकि हम उसके बिना हम उस वेबसाइट पे नहीं जा सकते हैं। पीएम किसान पे हम उस टाइप करेंगे अपने एड्रेस पे, हमने अपने कीबोर्ड पे, उसके बाद ही हम ये जा सकते हैं। यूआरएल एक सिंपल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। देखो ना, यहाँ सिम लिखा है कि रिसोर्स है और लोकेटर है। लोकेटर मतलब एक स्थान है, जगह को फाइंड करने वाला है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में 32 नंबर देखेंगे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा विजिबल होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या जिक्र किया था, कैसेट्री है ना, कैश ट्री भी इसको रीड कर सकते हैं या कैसेट्री, तो कैश ट्री है ना, कैश ट्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया था कि कैश ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है जिसकी स्थापना 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई थी। कैश ट्री भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है जिसका प्रबंधन यूरोनेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। कैश ट्री भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित एक कंप्यूटरकृत दूरसंचार प्रणाली है। नेक्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है कि कैश ट्री एक विश्वव्यापी वित्तीय संदेश नेटवर्क है जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा, जो 33 नंबर क्वेश्चन है, तो 33 नंबर का आंसर जो है वो सटीक नहीं पता चला है। तो ये में भी इसका आंसर जो है, ये स्टेट बैंक जो लिखा है ना कि स्टेट बैंक से भारतीय स्टेट बैंक, तो इसका स्टेट बैंक वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है भारतीय स्टेट बैंक संचालित करती है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, फिर दूसरा लिखा है कि कैसेट्री भारत में एक इंटर, तो यहाँ पे आंसर जो प्रबल संभावना होने का, ये बी नंबर हो सकती है कि कैसेट्री जो है भारत में एक इंटर बैंक नेटवर्क है जिसका प्रबंधन यूरोनेट सर्विस, ये भी हो सकता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसको आप, अगर आपको आइडिया है, आपको आंसर, तो आप कमेंट में बता दीजिए, सारे लोग का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, हम पिन कर देंगे। तो आपको लगता है कि इसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट में करके बता दीजिए। तो कैसेट्री क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए करंट से पूछा था, जो करंट लोग फॉलो करते हैं, करंट देखते हैं, वो उसके लिए क्वेश्चन ईजी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, गूगल द्वारा विकसित एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का क्या नाम है। हाल ही ने ChatGPT के टक्कर में या फिर इसके पीछे करने के चक्कर में गूगल ने एक एआई टूल विकसित किया है, क्योंकि ये भी तो अपने आप में एक क्या है, एआई टूल है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से गूगल ने भी एक विकसित किया था एआई, ताकि अपने ग्राहकों, अपने कस्टमर के लिए। तो एआई टूल का क्या नाम था, तो जेमिनी था, लेकिन यहाँ हिंदी में जेमनाई लिखा है, जेमनाई। ये पता नहीं ऐसा मिस प्रिंटिंग क्यों किया है। इसका आंसर तो होना चाहिए था जिमिनी, मतलब इसका आंसर तो यही होगा, सी नंबर होगा, ये नहीं होगा, अल्फा कोड नहीं होगा, जेट में, यहाँ पे आंसर जेमिनी होगा। गूगल द्वारा हाल ही में इसी को विकसित किया गया है, जो कि एआई टूल है जेमिनी। तो जेमनाई नहीं होगा, जेमिनी होगा। इंग्लिश का इसका वर्जन ठीक लिखा हुआ था, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग हो गया, या फिर इसका पता नहीं, इसी तरह से गूगल शायद लिखता होगा। तो इसका जेमिनी होगा, जो कि ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, विकसित किया। कैसा है, तो ChatGPT के जैसा ही है जो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस द्वारा संदेशों को संसाधित करने से पहले रखने के लिए आवश्यक समय को क्या कहा जाता है।
तो नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस द्वारा संदेश को संसाधित करने से पहले रखने के लिए आवश्यक समय को क्या कहा जाता है? तो क्यूइंग समय कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, जो लोग नहीं पढ़े नहीं तो ये भी बन सकता था, तो क्यूइंग समय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तेजी से। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट पर ट्रैफिक निर्देशन फंक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा ये क्या पूछ रहा था कि एक हार्डवेयर डिवाइस है, नॉट सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट पर ट्रैफिक निर्देशन फंक्शन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक राउटर है, राउटर तो नेटवर्क ट्रैफिक के लिए क्लियर करने के लिए किया जाता है। यहाँ क्या पूछ रहा है कि इंटरनेट ट्रैफिक निर्देश फंक्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राउटर डिवाइस है जो कनेक्ट किया जाता है। कोई लोग वाईफाई बैठाते हैं, वायरलेस रहता है, तो इतना लोग फैल रहा है। अगर ये नेटवर्क जिस यहाँ पर इसको पहुँचाना है और ये इतना नहीं जा रहा है, लोग इधर इधर डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको इधर पहुँचाने के लिए यहाँ राउटर लगाएंगे तो इस रास्ता से जाएगा। इसको एक रास्ता प्रदान करता है ताकि वहाँ तक ये पहुँच पाए, तो ये होगा राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है MS एक्सेल में माइक्रो प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयुक्त होती है? तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। क्या दिया हुआ है कि MS एक्सेल है, MS एक्सेल मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रो प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? सी भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जावा भी है, विजुअल बेसिक भी है। तो इनमें से पूछा है जो MS एक्सेल में माइक्रो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है वो है विजुअल बेसिक। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो विजुअल बेसिक होगा। नेक्स्ट पर इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें भीम का क्या होता है? भारत। यहाँ पे भीम जो है, भीम एप्लीकेशन किस संगठन ने विकसित किया है? तो भीम एप्लीकेशन किस संगठन ने इसको बनाया है? तो भीम किसके द्वारा चलता है? NPCI के द्वारा। यहाँ पे NPCI को क्या होता है? NPCI तो NPCI इसको बोलेंगे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यही इसी ने बनाया था UPI ही सबसे रिलेटेड है। हम लोग चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, तो उसमें तो डायरेक्ट लिखा रहता है भीम खुद एक एप्लीकेशन आया था पहली बार, बहुत पहले ही भी आया, अभी भी भारत सरकार का ये है। तो भीम तो इसका होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। और भीम का हम बता रहे हैं, रुकिए। यहाँ पे भीम का फुल फॉर्म होगा, भीम का होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस BH से हो जाएगा, भारत आइस इंटरफेस फॉर मनी, M से मनी। ये जो है एक वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार का उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के द्वारा बनाया गया है। इसका जो है ये भीम ऐप का जो उद्घाटन किए थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक सॉफ्टवेयर है, यानी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यहाँ बात कर रहा है कि 39 नंबर यानी 39 नंबर में दिया कि कौन सा शैक्षणिक सॉफ्टवेयर है। तो शैक्षणिक जो है वो मैटलैब भी है, गूगल अर्थ भी है, नासा वर्ल्ड विंड भी है। ये क्वेश्चन लोग आसानी से क्वेश्चन आंसर तक पहुंचा जा सकता है। देखिए गूगल अर्थ में लोग तो अपना यूट्यूब में पढ़ाने के लिए गूगल अर्थ का यूज करते हैं, लोकेशन इधर उधर फाइंड करने के लिए। मैटलैब यहाँ से पता चल रहा है, लैब लेबोरेटरी, ये साइंस से रिलेटेड है। मैटलैब थोड़ा सा इसमें आप ट्रिकी लगा के पहुँचा जा सकता था कि नासा वर्ल्ड विंड, इस प्रकार से इसका आंसर सभी होगा। ये सभी क्या है? तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पर इसी में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कंप्यूटर का टोटल 20 क्वेश्चन पूछा था, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 40 नंबर में दिया होता है। ये हम जो बता रहे हैं ये सेट D का है। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर है? अगर इसका आंसर देखा जाए तो अभी वर्तमान में कौन सा सुपर कंप्यूटर है, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया, क्योंकि एरावत भी दिया हुआ है और परम सिद्धि भी दिया हुआ है। अगर एरावत का हाल फिलहाल का हम पहले तो परम सिद्धि था, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, लेकिन वर्तमान लगाया है तो वर्तमान में 500 कंप्यूटर की सूची में 75 नंबर का रैंक यानी 75th रैंक आता है पूरे वर्ल्ड में एरावत का। तो यहाँ आंसर क्या है ये भी आप कमेंट करके थोड़ा सा बता सकते हैं, अगर आपको सटीक आंसर मालूम है तो, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। नहीं तो फिर हमें इसका जैसा ही आंसर आएगा हम पिन कर देंगे कि वर्तमान में निम्नलिखित में कौन सा सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर है। परम गंगा नहीं होगा, प्रत्योष नहीं होगा, एरावत हो सकते हैं, परम सिद्धि होगा। परम सिद्धि था, लेकिन हाल ही फिलहाल की रिपोर्ट में एरावत को बताया जा रहा है कि ये है, लेकिन आयोग के द्वारा क्या आंसर आता है उसमें देखेंगे उसके बाद। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।